एज अ हिस्टोरियन मेरे को निष्पक्ष होना है जी। आई हैव टू गो बाय व्हाट द एविडेंस सेज एंड इफ देयर इज अ केस वेयर इट कैन बी शोन कि भी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाई गई है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से सरेंडर इट। सफेद चमड़ी के आदमी के ऊपर, कंधे के ऊपर ये बोझ है कि उसको संस्कृति फैलानी है इन गवारों के बीच में, द वाइट मैन्स बर्डन। उसका नतीजा हम आज भी हाँ, भुगत रहे हैं। अब देखिए आप अपना जुडिशियल सिस्टम देखिए कि लाखों लोगों के बैकलॉग है केसेस, 30-30, 40-40 साल कोर्ट्स में लोग वेट करते हैं कि भाई हमारा केस की सुनवाई होती नहीं है। ये ब्रिटिश की देन है। या ब्रिटिश की देन है। आज के पॉडकास्ट की गेस्ट मीनाक्षी जैन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड गेस्ट है और हमारे देश में आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, हिस्टोरियन है। आज का पॉडकास्ट कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑफेंसिव लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा। एज अ पॉडकास्टर मैंने पूरी कोशिश की है टू गिव अ सेंट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ना ही एक राइट विंग पॉइंट ऑफ व्यू, ना ही एक लेफ्ट विंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने सच जानने की कोशिश करी है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट जबरदस्त लगे, क्योंकि इस इंसान के साथ बात करना ही एक एक्सपीरियंस है। एंड आई एम श्योर मीनाक्षी जैन जल्दी इस पॉडकास्ट पर लौट के आएंगी। पर अभी के लिए एंजॉय दिस वेरी इंटेंस एपिसोड ऑफ द रणवीर शो। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, आपका स्वागत है टीआरएस में। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने देखा है कि आपकी इतनी व्यूअरशिप है दैट आई थिंक कि अगर वो व्यूअरशिप मेरी भी बातों को सुन ले तो दैट विल बी अ बिग गेन फॉर मी। मुझे आपको इस पॉडकास्ट पर इसलिए होस्ट करना था क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च को डेडिकेट की है। बिल्कुल। आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। इस रिसर्च की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली ये रिसर्च की मतलब शुरू से मैं कॉलेज के टाइम से ही मैं बहुत अध्ययन करती थी जी। लेकिन जो सीरियस रिसर्च जिसको हम कहते हैं वो मैंने एक्चुअली अयोध्या का जब सिलसिला हुआ तब से शुरू की। जब अयोध्या के हाई कोर्ट की जजमेंट आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई, तब तक मेरे को इस विषय में कुछ खास जानकारी नहीं थी और अन्य लोगों के साथ बस मेरे को इमोशनल था कि हाँ ये यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन गहराई पर मैं नहीं गई थी। जजमेंट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के 1-2 महीने के बाद मेरे को किसी ने एक पैम्फलेट दी, 90 पेज की पैम्फलेट, और वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी थी। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जब मैंने पढ़ी तो उस इतिहासकार ने कहा कि ये जजमेंट इतनी गलत है और सुप्रीम कोर्ट को तो इस जजमेंट को खारिज करना पड़ेगा। मैम, आपको हल्के से कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा क्योंकि हमारे शो को टीनेजर्स भी देखते हैं। इसी टॉपिक के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जी, आप वहाँ जाना चाहोगे? आप जहाँ पे मेरे को ले जाएं। चलिए बताइए, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या था 300 साल पहले, 400 साल पहले? लेकिन इफ आई जस्ट वांट टू, नहीं, 300 साल पहले तो हमको पता है कि वहाँ पे एक मंदिर था और वो मंदिर बाबर ने तोड़ा। लेकिन इसमें मैं 1-2 बातें कहूँगी, देन आई वांट टू टेक द थिंग टू अनदर लेवल। देखिए, बाबर ने मंदिर तोड़ा तो जो उस समय की जनता, लोग थे, जनता क्या कहूँ, जो लोग थे, उनके माइंड में था कि भाई यहाँ हमारा मंदिर था। तो उस टाइम राजनीतिक शक्ति हिंदुओं के पास नहीं थी, वहाँ पे तो अवध नवाबों का शासन था थोड़े समय के बाद। तो लेकिन तब भी वो वहाँ पे आते थे उस स्थान पर, और ये हमारे पास गवाह है, विलियम फिच, स्टीफन थैलर, और उसके बाद अंग्रेज जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। तो ये आते रहे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मतलब कि एक सिविलाइजेशनल मेमोरी, अगर मैं ये शब्दों का इस्तेमाल करूं, कि एक सिविलाइजेशनल मेमोरी थी कि भाई ये हमारे लिए पवित्र स्थान था। तो 1528 का जो
हादसा हुआ वो किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, कोई टीवी चैनल या आपके पॉडकास्ट से लोगों को नहीं पता, है ना? तो ये तो लोगों को सिविलाइजेशनल मेमोरी, उनको याद था कि भाई ऐसा हुआ है, तो वो जगह नहीं छोड़ते। मैं डिवाइड एंड रूल और ये रिलीजन कंट्रोल्स पॉपुलेशंस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद शब्द और ये मंदिर वर्सेस मस्जिद मेंटालिटी आज के ज़माने में पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर रही है, और उस डिवीजन की वजह से आई फील हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन आई मीन यू आर एंटाइटल्ड टू अ व्यू पॉइंट, और ये जो आपका दृष्टि है, बहुत लोगों की ये दृष्टि है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पॉडकास्ट हमारे मुस्लिम भाई बहन भी देखें। हाँ, लेकिन बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि उसने मस्जिद या जन्म स्थान बोला जी, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो हादसा था, ये जो इतिहास है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। क्योंकि मैं हिस्टोरियन हूँ, तो मैं सिर्फ सबूत के बेसिस पे मैं लिखूंगी जी। आई हैव टू गो बाय व्हाट द एविडेंस सेज, व्हाट द डॉक्यूमेंट से। तो जो मेरे को सबूत मिलता है मैं उसके बेसिस पे इतिहास लिखूंगी, क्योंकि मैं प्रोपेगेंडिस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की मेंबर हूँ, तो मैं तो एकेडमिक हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी प्रोफेशन, उसके प्रति श्रद्धा एंड ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। सो आई डोंट एंड इफ देयर इज अ केस वेयर इट कैन बी शोन कि भी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाई गई है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से सरेंडर इट, क्योंकि ये तो दोनों तरफ की बात है ना। हाँ जी। ये तो है नहीं कि भाई एक तरफ की बात है, लेकिन मैं ये पॉइंट कर रही थी, आपसे कह रही थी कि जो मैं लिख रही हूँ वो सबूत के बेसिस पे, लोगों की क्या राय है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इतिहासकार हूँ जी। तो अयोध्या पे जो मैंने इतने सबूत देखे, तो दे ऑल पॉइंटेड टू वन साइड। और मैं ये कह रही थी कि अंग्रेजों के टाइम में 1858 से 1947 तक दोनों पार्टीज वर गोइंग टू द कोर्ट, एंड द कोर्ट ऑलवेज सेड द हिंदू साइड इज राइट एंड इनजस्टिस हैज बीन डन। लेकिन वो 300 साल पहले हुई थी और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो ये मैं कह रही। आज के ज़माने में पूरी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं, पूरी तरह से पोलराइज्ड है। जी, यानी कि कोई ग्रे पर्सपेक्टिव्स को समझता नहीं, बिल्कुल। या तो ब्लैक होता है या तो वाइट होता है, कोई भी न्यूआंसेस को समझता नहीं। आई एम श्योर कि क्योंकि आप इस मुद्दे पर ऑनलाइन भी बातें करते हो, आपको बैकलैश मिलता होगा। ऑनेस्टली मोस्टली इंडियन इंटरनेट के आई वोंट से ऑल, बट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स स्ट्रांगली लेफ्ट विंग जनता है। जी, मैं खुद राइट विंग नहीं हूँ, बहुत लोगों को जी। लगता है कि मैं राइट विंग, बट आई फील आई एम अ सेंट्रिस्ट। मैं भी आप आई सेंट्रिस्ट गो हो? बाय वेयर द एविडेंस लीड्स मी। ओके ओके। बट जब आप ऐसे पॉइंट्स पेश करते हो पूरी दुनिया के सामने, आपको रिबटल्स कैसे मिलते हैं? देखिए, आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट, क्योंकि जो भी मेरी पुस्तक पढ़ता है वो तो इतना मानता है ना कि इसमें मैंने बहुत अध्ययन किया है, जी। बहुत अध्ययन करके लिखा है, और मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट वहां पे नहीं लिखती जिससे लोगों को हर्ट हूं। तो मैं आई लेट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैं अपनी पुस्तकों में खुद नहीं बोलती, मैंने जो इकट्ठा किया है सबूत वो पेश करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि जो पढ़ रहा है वो अपने निष्कर्ष ओके पहुंचे। सो आई डोंट थिंक, मेरे को याद नहीं है कि मेरे को किसी ने अनफेयरली अटैक किया। जी। देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप हर मेरी बात पे सहमत हों। एवरीवन हैज द राइट टू देयर ओन ओपिनियन। क्योंकि आप प्रूफ को ऐसे सामने पेश कर रहे हो, हाँ। देयर इज नथिंग आई कैन आर्ग्यू। हाँ, नहीं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे को याद नहीं कि मेरे को किसी ने अनफेयरली अटैक किया। ओके। मेरा एक्सपीरियंस उस तरह से बुरा नहीं है। ओके। पीपल नो दैट आई एम राइटिंग एज अ स्कॉलर। ओके। अभी टॉपिक चेंज करते हैं क्योंकि भारतीय इतिहास आपका सब्जेक्ट है, मैं और जानना चाहूँगा। आप बताइए, व्हाट एल्स फैसिनेट्स यू हमारे इतिहास के बारे में? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके दिल को इंस्पायर करती है? अभी मेरी एक नई पुस्तक आने वाली है जी।
और अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि पब्लिशर ने कहा टाइटल मत बोलना, क्योंकि टाइटल इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके लेकिन वो जो एक सिविलाइजेशनल जर्नी है जी, वो जब मेरे को पढ़ने का मौका मिला, उसके बारे में सोचने का मौका मिला, इट मेड मी हम्बल दैट क्या हमारे पूर्वज इतने, उनके बड़े दिल थे, इतने बड़े ख्याल थे, उनके मुकाबले में तो हम कुछ नहीं हैं, और हम उनके मुकाबले में इतने छोटे कैसे हुए और क्यों हुए? क्योंकि जब हमारी जो सिविलाइजेशनल जर्नी है, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, तो मैं उसको वेदा से शुरू करती हूँ। ओके। आप एक टाइमलाइन इनपुट दे सकते हो आपके नहीं, अकॉर्डिंग? क्योंकि डेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इज इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि कब लिखे गए ये तो आपका अंदाजा है, मेरा अंदाजा है, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत तो है नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं हजारों साल पहले। आई फील कि वेदास में सरस्वती नदी जी के बारे में लिखा गया है। जी एंड ये एक्चुअली हमारे शो पे एक हिस्टोरियन आते हैं, अभिजीत चावड़ा सर। जी जी उन्होंने मुझसे कहा, आप जानते हो उनको? जी, ओके मैं तो उनके पॉडकास्ट पे गई हूँ। अच्छा, लवली। तो चावड़ा सर कहते हैं कि क्योंकि सरस्वती नदी की मेंशन हुई है, आई फील कि आई थिंक आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इट्स सेड कि सरस्वती नदी वेंट अंडरग्राउंड अराउंड 8000 BC। अब उसमें मतलब इट वेंट अंडरग्राउंड, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, बिकॉज इट डिसअपियर्ड। वो रिवर बेसिन हाँ, तो अभी भी दिख लेकिन सकता है। उसमें डेटिंग के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। ओके, लेकिन क्योंकि मेरे को इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता है, लेकिन मैंने इस पे खुद अध्ययन नहीं किया, तो मैं डेट नहीं श्योर। दे पाऊंगी। तो ये जो संस्कृति थी, जो वेदास में थी, तो ये जो वेदास लिखे गए, ये भारत को, पूरे भारत को नहीं जानते थे, जी, ये सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को जानते थे। जब वेदास जो लिखे गए तो पूरे भारत को नहीं जानते थे, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि वहां लिखे गए थे। वहां का जिक्र करते हैं, ओके, वहां की नदियां, वहां के रिवर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो उस इलाके के बारे में बहुत श्रद्धा से, उन नदियों के बारे में कि हम उन नदियों के कितने कृतज्ञ हैं, यू नो, homage to those images. And then we come, or I will come to this, develop this point later, but I want to tell you अथर्ववेद। अथर्ववेद का हमने सुना है। अथर्ववेद में एक सुक्ता है, उसको बोलते हैं पृथ्वी सुक्ता, और इतिहासकारों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, 63 स्टैंजाज हैं उसमें, कितनी बड़ी पोएम है, और वो उसको कहते हैं फर्स्ट नेशनल सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड। कैन यू इमेजिन? तो वो मतलब कि जो भी लिख रहा है वो उस देश, उस भूमि के बारे में कितना, ही इज सो फुल ऑफ रिस्पेक्ट। ही सेइंग कि इस भूमि ने हमको नर्चर किया है, इस भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सबको अपनाती है, ये सबको अपना संतान मानती है, ये सौतेली माँ, ये सौतेली माँ नहीं है, जो भी यहाँ पे आता है उसकी परवर, मतलब सच ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। तो हम देखते हैं कि वेदास में और ब्राह्मणास में और बाद में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब से ये कैसे जाती है ईस्ट, जाती है साउथ, और ये पूरे भारत को ये अध्ययन, मतलब इट बिकम्स फेमिलियर। कहते हैं इतिहासकार कि 500 ईसा पूर्व, कितने साल हो गए? 7000 नहीं, 500 ईसा पूर्व तक पूरे भारत की ज्योग्राफी के बारे में इस संस्कृति के निर्माताओं को पूरा ज्ञान हो गया था। मतलब कैसे जा रहे हैं? ऑन फुट। तो 500 BC तक वो पूरा इनको भारत का ज्ञान हो गया था, ये इसका ज्योग्राफी है, ये इसकी। और अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य बता सकूं आपके दर्शकों को, अलेक्जेंडर, आपने सुना है अलेक्जेंडर, सब जानते हैं। तो उन्होंने दुनिया को कॉन्कर करने के लिए निकले थे, और वो भारत तट पर आए और
टैक्शिला गए और फिर पोरस के साथ लड़ाई के बारे में हम सबको पता है। तब लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अलेक्जेंडर आगे क्यों नहीं बढ़े, वहां से वो पीछे क्यों गए? क्योंकि उनको लगा कि मैं आई एम लॉस्ट। उन्होंने सोचा कि वो नाइल तक पहुंचेंगे और फिर मुड़ के वापस चले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो मेरे को गलत रास्ता हो गया, देयर इज नो नाइल, आई विल नॉट गो बैक, तो उन्होंने भारत के वहाँ पे जो लोग थे उनको कहा आप इसका मेरे को डिस्क्रिप्शन दीजिए इस भूमि का। और उन लोगों ने अलेक्जेंडर को जो अपनी भूमि का डिस्क्रिप्शन दिया, नॉर्थ से इधर तक इतनी माइल, ईस्ट इधर तक इतनी, इधर तक इतनी, इधर तक इतनी। तो अलेक्जेंडर आए थे अपने साथ इतिहासकार लेकर। तो उन्होंने भारतीय लोगों ने, मतलब भारतीय मतलब पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने जो उनको बताया वो अलेक्जेंडर के साथ जो इतिहासकार आए थे उन्होंने उसको लिखा। वो उनके इतिहास में अभी भी हमारे को मिलता है, क्योंकि उनका इतिहास तो हमको मिलता है। तो आप इमेजिन करिए, अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट ASI के डायरेक्टर जनरल थे। जब उन्होंने ये पढ़ा तब उन्होंने नापा और उन्होंने कहा हैरान हूं मैं कि 2000 साल पहले यहाँ के लोगों को अपने इस इलाके के बारे में इतनी जानकारी थी। सो यू नो देयर इज सो मच टू लर्न, इट इज सो ब्यूटिफुल। एक एक आप एंशिएंट पीरियड के जो लॉ गिवर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ें, जो धर्मशास्त्र लिखे उनके बारे में पढ़ें। मतलब एवरीथिंग शोज यू कि हमारा दिल कितना बड़ा था, हम लोग, हमारी थिंकिंग कितनी विशाल थी। और ये हमको सोचना चाहिए कि भाई उस समय तो हम जायंट्स थे, फिर हमारा कद छोटा क्यों होता गया, ये विचार करने की बात है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्यों, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत सारे हिस्टोरियंस को पूछा कि हम सोने की चिड़िया थे और उस बात को लेकर हर भारतीय के दिल में गर्व है, पर कुछ वजह होगी जिसकी वजह से, एज इन वजह के पीछे वजह, कि हमारा आई डोंट वांट टू कॉल इट डाउनफॉल, पर ये इन्वेजन शुरू हुए कैसे? इसके बारे में मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगी आपके दर्शकों को। Sure. जानना जरूरी है कि मध्यकाल से पहले भी भारत में बहुत विदेशी आक्रमण हुए और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत विदेशी वंशों का राज रहा। जैसे कि शाकास, कुशान्स, हुन्स, तो ये सारे वंश थे, बाहर से आए थे और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर शासन किया। यानी कि पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान। यू कैन से दैट, बट दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ना। ये लोग सेंट्रल एशिया से है। हाँ, ओके, जैसे कि आज के ज़माने में उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान ऐसी जगह? नहीं, मतलब कि कुछ लोग ईरान की तरफ से आए थे। ओके, जो फर्स्ट इंडो ग्रीक्स आए थे जी, इंडो ईरानियंस, इंडो ग्रीक्स, फिर बैक्ट्रियंस और कुशान्स, शाकास, कुशान्स एंड हुन्स। शाकास कहाँ से? हाँ, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट भारत में पहले भी विदेशी लोगों ने शासन किया, पूरे भारत पर नहीं क्योंकि वो तो असंभव था, लेकिन भारत के उत्तरी भारत के काफी इलाकों पर। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यहाँ का धन वो बाहर ले गए हों। भाई यहाँ पे बस गए, वो यहाँ के तौर तरीके अपनाए, यहाँ के देव देवताओं को अपनाया, जो भी था यहाँ का उन्होंने अपनाया। बहुत से तो बुद्धिज्म के उपासक हो गए, उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया, भगत हो गए बुद्धिज्म के। एक इंस्क्रिप्शन हमारे पास मथुरा का है जहाँ पे एक फैमिली जैनिज्म को एक्सेप्ट कर रही है। तो दिस वाज देयर बट दे स्टेड ऑन। अब हम वो यहाँ पे रहे, अब हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, वो तो मिल गए ना इतना, हमारे जो यहाँ के लोग थे उनसे इतना मिल गए कि अब कोई सबूत नहीं है कि फिर उसके बाद
8वीं शताब्दी में अरब एंड टर्किश आक्रमण हुए। अरब एंड टर्किश आक्रमण जो शुरू में हुए वो तो बाहर भेजते थे, जो उनको मिलता था खलीफा वगैरह को भेजते थे। लेकिन जब उनका शासन स्थापित हुआ तब तो उन्होंने भेजा नहीं। तो उन्होंने उस टाइम जो किसान, क्योंकि खेती से ही सारी सरकार को आमदनी मिलती थी, इंडस्ट्री वगैरह से इतना कोई इंडस्ट्री तो होती नहीं थी, लेकिन जो भी, तो ये जो भूमि कर है ये किसान से जितना ले सकते थे लेते थे, और ये इन्होंने आपस में बांटा। मतलब जैसे कि मुगल पीरियड में एक स्टडी की गई है कि किसान को 50% तो उसको देना पड़ता था भूमि कर खराज, उसके अलावा और इतने टैक्सेस, तो उसके पास अपनी गुजारे के लिए हार्डली कुछ बचता था। तो ये जो इतना कर इकट्ठा करती थी स्टेट, तो ये 1600 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। मतलब बादशाह, उसका परिवार, उसके मुख्य ऑफिसर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होता। सो द ड्रेन ऑफ वेल्थ, एज यू से, एक्चुअली बिगिंस विद द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि वो सब यहाँ से ट्रेड करके जितना ले जा सकते थे ले गए। एक हिस्टोरियन हैं उत्सा पटनायक, वो अब विदेश में हैं। उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है, अंदाज़ा मतलब कि सिस्टमैटिक स्टडी किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से भारत का कितना वेल्थ बाहर गया, वो कैसे ले गए, और उनकी जो फिगर है वो तो इट इज़ माइंड बॉगलिंग कि भाई कुछ बचा ही नहीं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सोने की चिड़िया, वी हैव टू कीप इन माइंड वेरियस फेजेस, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में जो डायनेस्टीज बाहर से आई वो तो कहीं गई नहीं। मिडीवल पीरियड में अरब्स और टर्क्स जब वो आक्रमण कर रहे थे तब वो ले जाते थे, लेकिन जब उनका स्टेट बन गया, जब उन्होंने शासन शुरू किया, तब उनका जो फोकस था वो जितना निचोड़ सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने ऊपर और अपने परिवारों को और अपने सपोर्टर्स के बीच में बांटा। जो अगेन भारत से ले गया वो अंग्रेज़ों के टाइम से है। और मैं आपके दर्शकों को ज़रूर कहूँगी कि उत्सा पटनायक की जो फिगर्स हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं, वो दंग रह जाएंगे कि इतना पैसा भारत से गया। आपने कहा कि अलग अलग फेजेस में पैसा गया, आप उन फेजेस के बारे में कुछ कह नहीं, फेजेस में मैंने नहीं कहा पैसा गया, मैंने कहा जो बाहर गया दैट इज ओनली विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। उस कहानी को आप सुना सकते हो कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? नहीं, देखिए, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई जी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली ट्रेडिंग फ्रॉम बंगाल। मैं उसके पहले के बारे में भी बात कर रहा हूँ मैम। उसके पहले मतलब कि पोर्चुगीज, डच। आपके अकॉर्डिंग तब शुरुआत हुई ड्रेन ऑफ वेल्थ की, तो तब से पोर्चुगीज और डच की वजह से। बट मेन थिंग वाज विद द कमिंग ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, जो उत्सा पटनायक की कैलकुलेशन है मेनली ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज की भी थी, फ्रेंच की भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स कि इंडिया आके ट्रेड करेंगे। तो आज के ज़माने, अब कभी यूरोप गए हो? हाँ। तो जब आप यूरोप जाते हो, किसी भी यूरोपियन शहर में एक सिटी सेंटर होता है, हाँ। उनका डाउनटाउन, हाँ। जहाँ बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, गोल्ड प्लेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। वो सारा गोल्ड, वो सारी वेल्थ आपके अकॉर्डिंग भारत से निकल के आई है? नहीं, मतलब बहुत कुछ भारत से निकली, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ भारत पर शासन नहीं किया ना। उन्होंने तो पूरी दुनिया पर। हाँ, और देखिए अभी पिछले हफ्ते मैं सुन रही थी, ग्रीस, जब ग्रीस गए तो वहाँ पे उनको बहुत फैबुलस उनके स्कल्पचर्स मिले, जिनको बोलते हैं एल्गिन मार्बल्स, क्योंकि एल्गिन जो वाइसरॉय थे उन्होंने उनको उठा के इंग्लैंड ले गए। और कितने सदियों से ग्रीस के लोग बोल रहे हैं ये हमारा दिस इज आवर हेरिटेज, यू गिव इट बैक टू अस। तो इतना संघर्ष किया। एल्गिन मार्बल्स तो वो उनके बहुत प्राचीन मंदिर के यहाँ से
उठा के लेके गए थे। अब मैंने अखबार में पढ़ा पिछले हफ्ते कि अब शायद एक समझौता हो रहा है, इंग्लैंड उनको वापस करेगा, लेकिन वो इट विल बी लाइक गिविंग इट टू देम ऑन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड पीरियड, वो ये नहीं कहेंगे कि भी हम तुम्हारे लौटा रहे हैं, वो कहेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अभी हम इनको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। बट दैट इज दैट ग्रीक डिटर्मिनेशन टू गेट बैक देयर नेशनल। जैसे कि अगर हम कह दें कि भाई अशोक कोहिनूर चक्र लौटा दो। नहीं, जो कोहिनूर लौटा दो इज वेरी डिफरेंट। जैसे कि ये हमारा लायन कैपिटल है ना, अशोका का सारनाथ, जी, वो जिसको हमने वी पार्ट ऑफ आवर एम्ब्लेम एंड ऑल दैट, अगर कोई ले जाके इंग्लैंड में उसको रख ले तो हम तो कहेंगे कि भाई ये हमारा वापस करिए। दिस इज समथिंग विच जो कोहिनूर इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट इट इज नॉट इट्स नॉट क्रिएटेड बाय मैन ना। समझो, हमारा आर्ट नहीं है। हाँ, इस देश से निकल और गया वो है। आर्ट हमारा सिर्फ आर्ट नहीं है, उससे हमारा कितना कुछ जुड़ा हुआ है। जो स्कल्पचर बना रहे थे वो तो दे वर नॉट मेकिंग अ वर्क ऑफ आर्ट, वो तो उनकी श्रद्धा थी कि वो हम ये बना रहे हैं। बेसिकली आई फील कि ऑल इन ऑल जो आप कह रहे हो कि भारत के मॉडर्न हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा विलेनस रोल तब के अंग्रेजों का रहा है। अब देखिए, अब इसमें 2-3 राय हैं। ये तो इट्स विदाउट डाउट, क्योंकि पैसा चोरी हुआ है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, ठीक है। दूसरी राय क्या है? नहीं, मतलब इन द सेंस दैट वी हैव टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट द ब्रिटिश रोल, कि भाई उन्होंने भारत की जो संस्थाएं थी, पैसा तो गया उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, जो हमारी संस्थाएं थी उनको कैसे उजाड़ा। जी, जब अंग्रेज आए और उन्होंने बंगाल जीत लिया तो उनको वहाँ पर न्याय और रेवेन्यू दोनों के ऊपर अपना करना था कि भाई आप जुडिशरी आप संभालिए और रेवेन्यू कलेक्शन अब आप करिए क्योंकि आप इंचार्ज हैं। तो जब वो, उनको तो कुछ पता नहीं था कि भाई ये न्याय है क्या करना है हमको यहाँ पे। तो जब वो डिस्ट्रिक्ट्स में गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो इंडिजेनस, मतलब यहाँ का जो न्याय का सिस्टम है वो क्या फैंटास्टिक है। तब उन्होंने, अंग्रेजों के टाइम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने इतनी बड़ी रिपोर्ट्स लिखी हैं कि भाई हम तो हैरान हो गए कि हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पर लोगों को ऐसे न्याय मिलता है। वो कहते हैं कि ये प्राचीन सिस्टम है, लेकिन समय के अनुसार इसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इसको हमको सुधारना चाहिए और हमको इसको पुराने ग्रैंडियर से रेस्टोर करना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड से हमको कोई अपनी संस्था यहाँ पे लाके इन पे नहीं थोपनी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो न्याय सिस्टम है, जस्ट टॉक फॉर 2-3 मिनट, वो कहते हैं कि ये कोई भी जो जिसको कंप्लेंट है उसके दरवाजे पे जाके न्याय देता है, जस्टिस एट द डोर स्टेप। और उन्होंने कहा यहाँ पे कोई बैकलॉग ऑफ केसेस नहीं होता। हमारी कोर्ट्स में तो 100 केसेस होते हैं कि भी इतना सालों से बैकलॉग है। यहाँ पे जितनी केसेस हैं उतनी पंचायत बना लो जी। ये तो है नहीं कि भी एक विलेज में, एक गांव में एक ही पंचायत बैठेगी। अगर 10 केस हैं विलेज के सामने तो वो 10 पंचायत बिठा दो और कोई पैसे नहीं लेता, जस्टिस इज फ्री। तो वो इतना लिखते हैं, मतलब इतना इट्स मार्वलस कि भाई वो, और फिर वो क्यों बदले। तो जब वो पूरे भारत में उनका राज स्थापित हो गया तब उन्होंने कहा भाई अगर हम बोलते जाएं कि भाई हिंदुस्तान में इतना बढ़िया है तो लोग कहेंगे भी तुम वहां पे क्या कर रहे हो, अगर इतना बढ़िया तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको बोलना है कि यहाँ पे बढ़िया नहीं है, तो व्हाइट मैन्स बर्डन, हम तो यहाँ पे सिविलाइज करने आए हैं इनको। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब क्या? मतलब कि हमारा ये, हम ये क्या बोलते हैं, ये बोझ है कि हम यहाँ पे इन गवारों को सभ्यता और संस्कृति देने आए हैं।
पहले बोलते थे हमको कुछ यहाँ पे देना ही नहीं है क्योंकि इनके पास सब कुछ है। अब जब पूरे भारत पर अपना कंट्रोल हो गया तो लोग नहीं बोलेंगे कि अगर कंट्रोल है तुम क्यों आए हो, तुम जाओ भाई, सब कुछ इतना बढ़िया था यहाँ पे। तब ये थ्योरी कि सफेद चमड़ी के आदमी के ऊपर, कंधे के ऊपर ये बोझ है कि उसको संस्कृति फैलानी है इन गवारों के बीच में, द वाइट मैन्स बर्डन, ये तो इन्वेंट किया गया ना। और उसका नतीजा हम आज भी हाँ, भुगत रहे हैं। अब देखिए अपना जुडिशियल सिस्टम देखिए कि लाखों लोगों के बैकलॉग है केसेस, 30-30, 40-40 साल कोर्ट्स में लोग वेट करते हैं कि भाई हमारा केस की सुनवाई होती नहीं है। ये ब्रिटिश की देन है। या ब्रिटिश की देन है। आपको लगता है इन सारी चीजों में बदलाव आएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है क्योंकि अब वो सिस्टम इतना एस्टैब्लिश हो गया ना, इंट्रेंच हो गया। पर अगर बदलाव होने हैं तो कैसे होंगे वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन आप ये सुनते होंगे बीच बीच में कि भाई पंचायत सिस्टम को तो वापस लाइए। ओके, गांव में तो पंचायत सिस्टम ला सकते हैं ना, लेकिन होगा नहीं होगा। अब गांव भी वैसे नहीं रहे। आई फील कि कोई भी इन चीजों को क्वेश्चन नहीं करता। हाँ। मतलब जैसे सिस्टम होते आ रहा है अब उसी को एक्सेप्ट कर देते और हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, इजंट इट? इसलिए हर्ड मेंटालिटी की मेंटालिटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ऐसी हाँ, सारी चीजों का हाँ, वक्त आ चुका है। बिल्कुल। आई हैव बिग होप्स फ्रॉम जेन जी, जो अगली जनरेशन है, बॉर्न आफ्टर 1998, यस। और जेन अल्फा बॉर्न आफ्टर 2005। हाँ। उनकी सोच बहुत हटके होती है। एक्चुअली जो मेरे को उनके बारे में बहुत तो उम्मीद है जी, कि एक तो वो मोस्टली उन्होंने इतिहासकारों से नहीं पढ़ा, तो उन्होंने अपनी खोज की है। उदाहरण, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कितनी रुचि है लोगों में, तो कितना वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और वो सो दैट इज दे आर डिस्कवरिंग देयर ओल्ड रूट्स। तो ये जो यंग जनरेशन, जैसे आपने कहा, ये यंग जनरेशन दे डोंट हैव टू बी हिस्टोरियन, जरूरी नहीं है कि आप इतिहासकार ही बनो, लेकिन क्योंकि उनका माइंड खुला है एंड दे आर क्यूरियस, सो दे आर स्टार्टिंग देयर ओन डिस्कवरी, एंड दैट इज वेरी होपफुल फॉर अस। मैम, आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करनी है। आई लिटरली फील वी हैव जस्ट स्क्रैच्ड द सर्फेस। या आई फील सो टू। पर क्योंकि आज हमें ज्यादा वक्त नहीं है इस रिकॉर्डिंग के लिए, हाँ। 2 आखिरी सवाल। पहला सवाल एक बहुत ही हॉट इंटरनेट टॉपिक है, आर्यन इन्वेजन थियरी। आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे? ये ना, इट इज ऑल सेटल्ड। ये एक मुद्दा उठाया गया था, बनाया गया था, क्यों, इसका उद्देश्य क्या था? मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रही हूँ, अंग्रेजों के टाइम की बात नहीं कर रही। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस, अब आप कहेंगे सब कुछ आप एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस पे ब्लेम कर रही हैं, लेकिन नहीं, उनको ये था, ये कहना चाहते थे, साबित करना चाहते थे कि मध्यकाल में अगर कोई बाहर से आया तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सारी संस्कृति, सभ्यता शुरू होती है जब पहले आक्रमण हुए आर्यंस के। तो लेकिन इस पे जो बहुत बड़े विद्वान हैं, जैसे बीबी लाल, कॉनरेड एल्स्ट, और इतने लोगों के नाम मैं दे सकती हूँ, जिन्होंने कहा है कि आर्यन इन्वेजन का कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आक्रमण होता है तो उसका कोई सबूत होना चाहिए, और उन्होंने इतनी कन्विक्शन से, इतने फैक्ट से अपनी पेश की है बात कि जो आर्यन इन्वेजन का दावा लेते थे पहले, अब वो कहते हैं कि हम गलत थे, आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ, माइग्रेशन हुआ। इन्वेजन और माइग्रेशन में तो बहुत फर्क है। तो और माइग्रेशन हो तो कितने लोगों का हुआ, तो उस मतलब जिन्होंने इस बात को पॉपुलराइज किया था, अब वो भी पीछे हट रहे हैं। और जो सबूत बीबी लाल की आप किताबें पढ़िए, देयर इज नो स्कोप लेफ्ट फॉर एनी डाउट ऑन दिस, इट इज नाउ अ सेटल्ड मैटर कि ये हुआ नहीं था। ओके। अच्छा, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका इसमें बहुत बड़ा देन है, क्योंकि वो कहते हैं
कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, उस टाइम से जब सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, देयर इज टोटल कंटिन्यूटी, देयर इज नो ब्रेक इन द सिविलाइजेशन। जब सरस्वती, आपने सरस्वती नदी का जिक्र किया था, तो जब सरस्वती नदी सूख जाती है तो वो गैंजेटिक बेल्ट में वो लोग रीलोकेट करते हैं। यानी कि आज के मॉडर्न डे जो यूपी बिहार में लोग हैं, तो वो कहते हैं कि कोई ब्रेक नहीं है, ये नहीं कि भाई ये सिविलाइजेशन खत्म हुई क्योंकि आक्रमण हुआ, सिविलाइजेशन खत्म हुई क्योंकि सरस्वती नदी सूख रही थी और वो लोग आगे बढ़े। तो आज के मॉडर्न डे पंजाबीज और जो पाकिस्तानी है वो कौन है? वो तो पुरानी बहुत बड़ी कहानी है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट contributors to our civilization. We should not look कि भाई आज के पंजाबी कौन है, आज के यूपी कौन है, they are the inheritors of our great civilization. ओके, जैसे मैं पंजाबी हूँ, हाँ, पर क्या मैं ओरिजिनली पंजाबी हूँ? it doesn't matter, क्योंकि क्या है कि आप पंजाबी हैं तो, लेकिन आप पंजाब से टोटली रूटेड हैं, आपको पंजाब के पहले की कोई मेमोरी नहीं है जी। आप ये नहीं कहते कि मैं उज्बेकिस्तान से आया हूँ या मैं रूस से आया था, नहीं, आप पंजाब से हैं, तो आपका पंजाब की भूमि से पूरा लगाव है। क्योंकि we've just scratched the surface, मैम, आप और क्या कहना चाहोगे भारतीय यूथ को? क्योंकि बहुत सारे भारतीय यूथ ये पॉडकास्ट हिस्ट्री को सीखने के लिए देखते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे क्या कहूँ, क्योंकि मैं खुद इतिहास सीख रही हूँ। हमारा इतिहास इतना विशाल है, इतना डीप है, और उसमें सीखने को इतना कुछ है कि मतलब इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं ये जो अभी मैं अपने बताया, मेरी जो किताब आने वाली है, उससे मेरे को इतिहास, भारतीय एंशिएंट इतिहास के बारे में इतना कुछ सीखने को मिला। तो मैं सोचती हूँ कि एक पोर्शन के ऊपर मेरे को इतना सीखने को मिला, इतनी मेरी गलत फहमियाँ ख़त्म हुई, तो इट इज़ अ जॉयस जर्नी। मैं कहती हूँ कि ये हमारे अतीत को समझने का एक जॉयस जर्नी है। जितनी हम इस जर्नी को एंजॉय कर सकें, जितना एरिया को आप समझना चाहें आप समझिए, इट इज़ अ रिच heritage, it is worthy of being restored, and it is something that we should be proud of. डॉक्टर मीनाक्षी जैन, थैंक यू। आपके साथ और बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करने हैं। Thank you. मुझे थोड़ा दिल से बुरा लग रहा है कि I couldn't do justice to your work, नहीं, पर but I am delighted to be here on your show, and I have to compliment you that you have got such a vast following. It is really absolutely amazing. So thank you for inviting me to थैंक यू your मैम। show. आई थैंक माय टीम फॉर द वास्ट Yes, फॉलोइंग। thank you. बट आपसे बहुत सारी बातें करनी है, एंड जस्ट थैंक यू फॉर बीइंग ऑन टीआरएस। Thank you. ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों। जैसे कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में कहा है कि एज अ पॉडकास्टर इट इज़ माई ड्यूटी टू बी अ सेंट्रिस्ट। मुझे ना ही एक राइट विंग पर्सपेक्टिव देना है, ना ही लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव देना है। मुझे सच जानना है और आपके सामने सच पेश करना है। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे गेस्ट रिकमेंडेशंस मांगना चाहता हूं, स्पेशली ट्विटर की दुनिया से। कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, मीनाक्षी जैन मैम शायद राइट विंगर है, तो ठीक है भाई, मुझे लेफ्ट विंगर ओरिएंटेड गेस्ट्स के सजेशंस दीजिए, मैं उन्हें भी लाऊंगा एंड वील बैलेंस इट आउट, क्योंकि यही है लॉन्ग टर्म पॉडकास्टिंग का फायदा। न्यूज़ आजकल थोड़ी सी बायस्ड होती है, ये हम सब जानते हैं। अगर हमें नेशनल नैरेटिव्स को अनबायस्ड करना है तो फिर हर तरह के नैरेटिव्स जानने की जरूरत होती है। बट इस एपिसोड को लेकर मुझे ये बताइए कि मीनाक्षी जैन के साथ और किन टॉपिक्स के बारे में हमें बात करना चाहिए, क्योंकि शी विल डेफिनेटली बी रिटर्निंग टू टीआरएस। देखते जाइए, सुनते जाइए और सीखते जाइए। जय हिंद, लेट्स टेक भारत फॉरवर्ड।